नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। घटना चक्र टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री की सीरीज चल रही है और यह 56वीं सीरीज है दोस्तों। अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। घटना चक्र टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाइएगा, सभी वीडियो को फॉलो करिएगा। यह टीजीटी पीजीटी की जो मोटी बुक है घटना इतिहास की, उसका पूरा का पूरा रिवाइज कराया जा रहा है, तो आप लोग प्लेलिस्ट फॉलो करते रहिएगा। और आप लोग जानकारी बता दें, 5500 वन लाइनर क्वेश्चन का रामबाण पीडीएफ है टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री के लिए, डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और 6000 क्वेश्चन का रामबाण पीडीएफ है टीजीटी पीजीटी ज्योग्राफी के लिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में बिल्कुल डाउनलोड कर सकते हैं। और एक बात बता दें आप लोग को, अगर आप लोग को किसी भी सब्जेक्ट का किसी भी परीक्षा के लिए किसी भी मीडियम में अगर आपको हैंड रिटेन नोट्स चाहिए, कंप्यूटराइज नोट्स चाहिए, तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप मैसेज ही करिएगा, कॉल बिल्कुल मत करिएगा दोस्तों। और जो भी मटेरियल है दोस्तों चार्जेबल है, जो भी मटेरियल है बेहतरीन है। किसी भी परीक्षा के लिए किसी भी मीडियम में किसी भी सब्जेक्ट का आपको पूरा का पूरा हैंड रिटेन नोट्स आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा पीडीएफ फॉर्मेट में, तो आप लोग व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, यह सीरीज संख्या 56 है। पूर्व मध्यकालीन उत्तर भारत से संबंधित प्रश्न देखेंगे। तो देखिए, निम्नलिखित राजाओं में से किसने अपने राज्य में मदिरा का उत्पादन एवं बिक्री निषिद्ध कर दिया? तो कुमारपाल ने ऐसा किया था। मदिरा का उत्पादन एवं बिक्री निषिद्ध कर दिया था कुमारपाल ने। पीजीटी 2006 में 2016 में पूछा गया प्रश्न है। कुमारपाल अनिल पाटन गुजरात के चालुक्य वंश का शासक था। जैन धर्म से प्रभावित हो कुमारपाल ने अपने राज्य में मदिरा का उत्पादन और बिक्री निषिद्ध कर दिया। प्रश्न 2 देखिएगा, पृथ्वीराज चौहान ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के समकालीन थे, बिल्कुल। गियासुद्दीन तुगलक निजामुद्दीन औलिया का समकालीन था, यह भी सही है। तो दोनों बातें सही हैं, 1 और 2। जीआईसी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती मोहम्मद गौरी के साथ भारत आए और अजमेर में खानकाह नामक खानकाह बनाया, निवास स्थान बनाया था इसने। यहीं पर इसने भारत में चिश्तिया संप्रदाय की स्थापना की थी। उस समय अजमेर पृथ्वीराज चौहान के अधीन था। गियासुद्दीन तुगलक वंश का संस्थापक और दिल्ली का प्रथम शासक था। इसने गाजी की उपाधि धारण की थी, गियासुद्दीन तुगलक ने। गाजी का मतलब होता है काफिरों का घातक। और निजामुद्दीन औलिया किससे बैर रखता था? गियासुद्दीन तुगलक से। इसने दिल्ली छोड़ने का आदेश भी दिया था गियासुद्दीन तुगलक ने, और धमकी भरा पत्र भी भिजवाया था, जिसके उत्तर में औलिया ने कहा था हुनूज दिल्ली दूरस्थ। और थोड़ा सा टक्कर चलता था गियासुद्दीन तुगलक और निजामुद्दीन औलिया का। प्रश्न 3 देखेगा, निम्नलिखित पाल राजाओं में से कौन वंशानुगत राजा नहीं था? तो गोपाल को राजा बनाया गया था, उसने ही पाल वंश की स्थापना की थी, वंशानुगत राजा नहीं था। शशांक की मृत्यु की पश्चात लगभग 1 शताब्दी तक बंगाल में अराजकता और अव्यवस्था का वातावरण रहा। 8वीं सदी के मध्य शांति एवं अव्यवस्था से उबकर बंगाल के नागरिकों ने गोपाल नामक एक सुयोग्य सेनानायक को अपना राजा चुना। गोपाल ने जिस नवीन राजवंश की स्थापना की उसे पाल वंश कहते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य भी दिखेगा, गोपाल के पश्चात उसका पुत्र धर्मपाल पाल वंश का राजा बना। गुजराती कवि सुड्ढल ने धर्मपाल को उत्तरापथ स्वामी की उपाधि से सम्मानित किया है। देवपाल को पाल वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक माना जाता है। अरबी यात्री सुलेमान ने देवपाल को प्रतिहार राष्ट्रकूट शासकों से अधिक शक्तिशाली माना है। महिपाल प्रथम देखिएगा, महिपाल प्रथम को पाल वंश का दूसरा संस्थापक माना जाता है। प्रश्न 4 देखिएगा, पाल वंश के संस्थापक थे। पाल वंश के संस्थापक कौन थे? तो गोपाल जो है पाल वंश का संस्थापक था। पीजीटी परीक्षा 2011 में पूछा गया प्रश्न है। पाल वंश के संस्थापक गोपाल थे। धर्मपाल के खालिमपुर लेख में कहा गया है कि मत्स्य न्याय से छुटकारा पाने के लिए प्राकृतियों ने गोपाल को लक्ष्मी की बाह ग्रहण कराई। इस विवरण की पुष्टि तिब्बती इतिहासकार तारानाथ ने भी किया है। वह बौद्ध मतानुयायी था तथा नालंदा में उसने एक विहार का निर्माण भी करवाया था। अगले प्रश्न पे आइएगा, प्रश्न संख्या 5 देखिए, निम्नलिखित में से किसने सोमपुरी महाविहार का निर्माण कराया था? तो धर्मपाल ने सोमपुरी महाविहार का निर्माण कराया था, धर्मपाल ने। पीजीटी परीक्षा 2013 में पूछा गया प्रश्न है। धर्मपाल एक उत्साही बौद्ध था। इसने लेखों में उसे परम सौगात कहा जाता है। इसने विक्रमशिला और सोमपुरी बिहार के प्रसिद्ध विहारों की स्थापना कराई थी। इसकी राजसभा में प्रसिद्ध बौद्ध लेखक हरिभद्र निवास करते थे। तारानाथ के अनुसार इसने 50 धार्मिक विद्यालयों की स्थापना कराई, किंतु राजा के रूप में इसने धार्मिक शुद्धता एवं कट्टरता नहीं थी। प्रश्न 6 देखिएगा, पाल वंश का सबसे महान शासक कौन था? पाल वंश का सबसे महान शासक जो था वह आपका देवपाल था। धर्मपाल की मृत्यु के बाद उसका सुयोग्य पुत्र देवपाल पाल वंश की गद्दी पर बैठा। खालिमपुर लेख एवं भागलपुर लेख एवं बादल स्तंभ लेख से ज्ञात होता है कि इसने न केवल अपने पिता के साम्राज्य को सुरक्षित रखा अपितु उसे विस्तृत भी किया। यह पाल वंश का सबसे अधिक शक्तिशाली शासक था। देवपाल के मुंगेर लेख से पता चलता है कि इसने सेतुबंध रामेश्वरम तक के प्रदेशों पर शासन किया था। इस प्रकार देवपाल अपने वंश का महान शासक था। प्रश्न 7 देखिएगा, बंगाल के पाल शासकों के विरुद्ध किस कृषक समुदाय ने विद्रोह किया था?
तो कैबर समुदाय ने विद्रोह किया था बंगाल के पाल शासकों के विरुद्ध। 2006 में पूछा गया प्रश्न है पीजीटी का। पाल शासक विग्रहपाल के बाद उसके 3 पुत्रों महिपाल द्वितीय, शूरपाल और रामपाल के बीच संघर्ष हुआ था। महिपाल ने अपने दोनों भाइयों को कारागार में डाल दिया। इस समय चारों ओर अव्यवस्था व्याप्त थी। इसी समय कैवर्त जाति के कृषक समुदाय ने अपने नेता दिव्योग के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया और महिपाल की हत्या कर दी थी और उत्तरी बंगाल पर अधिकार कर लिया। प्रश्न 8 देखिएगा, विक्रमशिला महाविहार की स्थापना किसने किया था? तो धर्मपाल ने किया था, पाल वंश के शासक धर्मपाल ने। तो विकल्प सी जो है सही आपका। पाल वंश के शासक धर्मपाल ने 8वीं सदी में बिहार राज्य के भागलपुर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। यहाँ बौद्ध धर्म और दर्शन के अतिरिक्त न्याय, तत्वज्ञान, व्याकरण आदि की शिक्षा दी जाती है। इस विश्वविद्यालय से संबद्ध विद्वानों में रक्षित, जिदारी, विरोचन, रत्नाकर, शांति, ज्ञानश्री, दीपंकर आदि के नाम भी संबंधित हैं। दीपंकर ने लगभग 200 ग्रंथों की रचना की थी और 1203 में बख्तियार खिलजी ने इस विश्वविद्यालय को नष्ट करा दिया था। प्रश्न 9 देखिएगा, विक्रमशिला महाविहार कहाँ स्थित है? तो यह भागलपुर में स्थित है विक्रमशिला महाविहार। पीजीटी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न 10 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी जगह मध्यकालीन भारत में बुंदेलखंड चंदेलों की राजधानी थी? तो खजुराहो। पीजीटी परीक्षा 2009 में पूछा गया प्रश्न है ये। प्रतिहार साम्राज्य के पतन के पश्चात बुंदेलखंड के भूभाग पर चंदेल वंश का स्वतंत्र राजनीतिक इतिहास प्रारंभ हुआ। प्रारंभिक चंदेल शासकों में से हर्ष एक शक्तिशाली शासक था। इसने स्वयं को प्रतिहारों की दास्ता से मुक्त कर लिया। 950 ईस्वी में धंग चंदेल वंश का राजा बना। यही चंदेलों की वास्तविक स्वाधीनता का जन्मदाता था। धंग ने आरंभ में अपनी राजधानी कालिंजर में बनाई थी, किंतु बाद में खजुराहो स्थानांतरित कर दी थी। इसके बाद खजुराहो में ही चंदेल का राजधानी बना। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी दिखेगा, छतरपुर, महोबा, कालिंजर आरंभिक चंदेल शासकों के समय प्रमुख नगर थे। प्रश्न 11 देखिएगा, धंग का संबंध किस वंश से था? तो चंदेलों से था, चंदेल वंश से था धंग का संबंध। और जीआईसी पीजीटी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है ये। प्रश्न 12 देखिएगा, चंदेल साम्राज्य का जिजाक भुक्ति नामक किस चंदेल राजा के नाम से उत्पन्न हुआ था? तो जयशक्ति। जयशक्ति के नाम पर चंदेल साम्राज्य का नाम जिजाक भुक्ति नाम रखा गया। बुंदेलखंड का प्राचीन नाम जेजाक भुक्ति है। महोबा से प्राप्त एक लेख से पता चलता है कि इस वंश के तीसरे शासक जयशक्ति, जिसका प्राकृतिक नाम जेजा या जेजा मिलता है, ने अपने शासित प्रदेश का नामकरण अपने नाम पर सेजाक भुक्ति अथवा जेजाक भुक्ति ठीक उसी प्रकार से किया है। उसी प्रकार जैसे पृथु के नाम पर पृथ्वी का नामकरण हुआ है, वैसे ही कालांतर में इसी का नाम जुझौती और बुंदेलखंड के बुंदेलों के नाम पर बुंदेलखंड भी रखा गया। प्रश्न 13 देखिएगा, कारकोट वंश का शासन कहाँ राज करते थे? तो कारकोट वंश का शासन कहाँ था? तो कश्मीर में था कारकोट वंश, उत्पल वंश, लोहार वंश, ये तीनों ही कश्मीर के प्रतिष्ठित राजवंश थे। पीजीटी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है ये। 7वीं सदी में दुर्लभ बर्मन नामक व्यक्ति ने कश्मीर में कारकोट वंश की स्थापना की थी। हेनसांग ने हर्ष को शिलादित्य के नाम से संबोधित किया था। हेनसांग के समय नालंदा के प्रचार जो थे शिलभद्र थे। कश्मीर में कारकोट वंश के बाद उत्पल वंश का शासन स्थापित हुआ था। उत्पल वंश की स्थापना अवंती बर्मन ने की थी। प्रश्न 14 देखिएगा, दिद्दा किस राज्य की प्रसिद्ध राजधानी थी? रानी थी? तो कश्मीर की रानी थी, प्रसिद्ध रानी थी दिद्दा, रानी दिद्दा का मतलब होता है दीदी, मतलब क्या कश्मीर के लोग सम्मान में इन्हें रानी दिद्दा कहते थे। कारकोट वंश के बाद कश्मीर में उत्पल वंश का शासन स्थापित हुआ था। इस वंश का पहला राजा अवंती बर्मन था। 980 ईस्वी में उत्पल वंश की रानी दिद्दा एक अत्यंत महत्वाकांक्षी शासिका थी। उसने राज्य शांति एवं सुव्यवस्था स्थापित की थी, विद्रोहियों का दमन किया और 1003 में इनकी मृत्यु के बाद उनका भतीजा संग्राम राज शासक बना। उसने कश्मीर में लोहार वंश की स्थापना की थी। प्रश्न 15 देखिएगा, प्रश्न संख्या 15, 9वीं शताब्दी में उत्तर भारत को राजनीतिक एकता के सूत्र में बांधा था। तो किसने बांधा था? उत्तर भारत को राजनीतिक एकता के सूत्र में बांधा था 9वीं सदी में प्रतिहारों ने। पीजीटी परीक्षा 2009 और 10 दोनों में पूछा गया प्रश्न ये। उत्तर भारत के इतिहास में प्रतिहारों के शासन का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। हर्ष की मृत्यु के बाद प्रथम बार उत्तर भारत में एक विस्तृत साम्राज्य की स्थापना हुई। इस वंश का सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक मिहिर भोज प्रथम ने 9वीं शताब्दी में उत्तर भारत का राजनीतिक एकता के सूत्र में बांधा। अरबी यात्री सुलेमान ने बड़े उच्च शब्दों में उसके शासनकाल का वर्णन किया है। प्रश्न 16 देखिएगा, माउंट आबू में दिलवाड़ा मंदिर किसने बनवाया था? माउंट आबू में दिलवाड़ा जैन मंदिर किसने बनवाया था? तो विकल्प सी देखिएगा, सोलंकियों ने बनाया है। माउंट आबू में दिलवाड़ा जैन मंदिर किसने बनवाया है? सोलंकियों ने। पीजीटी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है ये। आबू के दिलवाड़ा जैन मंदिर संगमरमर के बने हैं, जिनका निर्माण गुजरात के चालुक्य शासक भीमदेव के सामंत विमल शाह ने करवाया था। प्रश्न 17, माउंट आबू के दिलवाड़ा मंदिरों का निर्माण किसने कराया है? सोलंकियों ने कराया है, सोलंकियों ने। टीजीटी परीक्षा 2010 में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न 18 देखिएगा, दिलवाड़ा के प्रसिद्ध जैन मंदिर का निर्माण किसने कराया है? सोलंकियों ने कराया है। प्रश्न 19 देखिएगा, दिल्ली शहर का निर्माण किसने कराया है? तो अनंगपाल ने कराया है। यह तोमर वंश का शासक था, अनंगपाल तोमर नाम था इसका। इसने कराया है दिल्ली शहर का निर्माण। पीजीटी परीक्षा 2010 में पूछा गया प्रश्न है ये।
प्रश्न 20 देखिएगा, इसका व्याख्या देख लीजिए। दिल्ली का संस्थापक अनंग पाल तोमर को माना जाता है। इसका उल्लेख पृथ्वीराज रासो में भी मिलता है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, कश्मीर, काबुल घाटी एवं कंधार प्रदेश में स्थापित तुर्की शाही वंश का महत्वपूर्ण शासक जयपाल था। 986 से 87 में जयपाल ने गजनी पर आक्रमण किया, किंतु उसे पराजित होकर अपमानजनक संधि करनी पड़ी। उत्तर पश्चिमी भाग में यह भारत का पहला महत्वपूर्ण हिंदू राज्य था। इसकी राजधानी उद्भांडपुर थी। महेंद्रपाल प्रतिहार शासक था। इसके शासनकाल में राजनीतिक और सांस्कृतिक दोनों दृष्टियों से प्रतिहार साम्राज्य की अभूतपूर्व प्रगति हुई। प्रश्न 20 देखिएगा, कंदरिया महादेव बनवाया गया है, कहाँ बनवाया गया है? चंदेलों के द्वारा बनाया गया है, खजुराहो में है कंदरिया महादेव मंदिर। पीजीटी परीक्षा 2010 में पूछा गया प्रश्न है ये। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित खजुराहो में चंदेल राजाओं द्वारा निर्मित मंदिर आज भी चंदेल स्थापत्य कला की उत्कृष्टता का बखान कर रहे हैं। इस मंदिर का निर्माण 950 से 1050 ईस्वी के बीच कराया गया था। यहाँ के मंदिरों में कंदरिया महादेव मंदिर सर्वोत्तम है। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, बिल्कुल ज्वाइन करिएगा टेलीग्राम। धन्यवाद आप लोग को। नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। घटना चक्र टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री की सीरीज चल रही है और यह आपका 57वां भाग है, 57वीं सीरीज है। अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। घटना चक्र टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। आइए सीधे प्रश्नों को शुरुआत करते हैं। प्रश्न संख्या 21 देखिएगा, खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया है? तो खजुराहो का जो कंदरिया महादेव मंदिर है मध्य प्रदेश के छतरपुर में है और यह विद्याधर के द्वारा बनवाया गया था। जीआईसी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है ये। इसका व्याख्या देख लीजिए। खजुराहो समूह के मंदिरों में सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा मंदिर कंदरिया महादेव मंदिर विद्याधर के शासनकाल में बनवाया गया। इस तथ्य की पुष्टि इस बात से हो जाती है कि इस मंदिर के मंडप स्थल पर उत्कीर्ण अभिलेख में बिरमिदा अंकित है। इसकी पहचान विद्याधर के साथ स्थापित की जाती है। संभवतः यह विद्याधर का ही एक उपनाम है। चंदेल शासक विद्याधर ने इस मंदिर का निर्माण मोहम्मद गजनी पर विजय प्राप्त कर लिया है विद्याधर, तब इस मंदिर का निर्माण करता है। प्रश्न 22 देखिएगा, खजुराहो का चित्रगुप्त मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो खजुराहो का जो चित्रगुप्त मंदिर है यह आपका सूर्य देवता को समर्पित है। सूर्य देवता को पीजीटी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है ये। खजुराहो का चित्रगुप्त मंदिर सूर्य देवता को समर्पित है। चित्रगुप्त मंदिर एक ही चबूतरे पर स्थित चौथा मंदिर है। इसका निर्माण विद्याधर के काल में हुआ था। इसमें भगवान सूर्य की 7 फुट ऊंची प्रतिमा कवच धारण कर किए हुए है। इसमें भगवान सूर्य 7 घोड़ों के रथों पर सवार है। और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड ने अपने प्रारंभिक उत्तर को नहीं, कुल मिलाकर यह सब कभी गलत उत्तर को भी सही कर देता है, यह छोड़िए। प्रश्न 23 देखिएगा, चंदेल कला का प्रमुख केंद्र क्या था? चंदेल कला का जो प्रमुख केंद्र है वह खजुराहो है। चंदेल राजाओं का शासनकाल कला की उन्नति के लिए अत्यधिक प्रसिद्ध है। इस युग की कला के इतिहास में प्रसिद्ध उदाहरण आज भी खजुराहो में है। यहाँ लगभग 30 मंदिर खड़े हैं जो विष्णु, शिव और जैन तीर्थंकरों की उपासना से निर्मित कराए गए हैं। मंदिरों में कंदरिया महादेव का मंदिर सर्वाधिक प्रसिद्ध है। प्रश्न 24 देखिएगा, चतुष्पाद शिव प्रतिमा कहाँ स्थित है? तो चतुष्पाद शिव प्रतिमा जो है खजुराहो में स्थित है। चतुष्पाद शिव प्रतिमा खजुराहो में है। कंदरिया महादेव मंदिर के महामंडप के अंदर एक अद्वितीय चतुष्पाद सदाशिव प्रतिमा है। सदाशिव सर्वोच्च शिव की अव्यक्त प्रकट पहलू माना जाता है जो शैव धार्मिक प्रणाली के लिए निर्णायक है। इनके 4 पाद शैव प्रणाली के 4 भागों को दर्शाते हैं जो इस मंदिर के निर्माताओं द्वारा पालन किया गया है। प्रश्न 25 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश त्रिकोणीय संघर्ष में सम्मिलित नहीं है? तो त्रिकोणीय संघर्ष में कौन सम्मिलित नहीं है? तो यह आपका प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट, यह तीनों ही त्रिकोणीय संघर्ष में है। तो इनमें से कोई नहीं, मतलब ऐसा कोई नहीं है जो शामिल ना हो। पीजीटी परीक्षा 2004 में पूछा गया प्रश्न है ये। 8वीं से 10वीं सदी के मध्य कन्नौज पर अधिकार के लिए प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट वंश के शासन संघर्षरत थे। 8वीं सदी के पूर्वार्ध में आरंभ होने वाला यह त्रिपक्षीय संघर्ष लगभग 200 वर्षों तक चला। इसकी व्याख्या देख लीजिएगा। त्रिकोणीय संघर्ष का आरंभ प्रतिहार नरेश वत्सराज ने किया था। हर्ष के पश्चात कन्नौज विभिन्न शक्तियों के आकर्षण का केंद्र बन गया। इस समय कन्नौज पर शक्तिहीन आयुध शासकों का शासन था। प्रश्न 26 देखिएगा, त्रिशक्तियों राष्ट्रकूट, प्रतिहार एवं पाल के आपसी द्वंद्व का केंद्रीय शहर था, तो वह था कन्नौज। प्रतिहार और पाल और राष्ट्रकूट आपस में लड़ रहे थे सिर्फ और सिर्फ कन्नौज के लिए। टीजीटी परीक्षा 2004 में पूछा गया प्रश्न है ये। प्रश्न 27 देखिए, त्रिपक्षीय संघर्ष लड़ा गया था, प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूटों के बीच लड़ा गया था, विकल्प बी। प्रश्न 28 देखिएगा, गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी थी। प्रतिहारों की राजधानी क्या थी? कन्नौज थी। पीजीटी परीक्षा 2013 में पूछा गया प्रश्न है। वत्सराज के बाद उसका पुत्र नागभट्ट द्वितीय गद्दी पर बैठा। उसने कन्नौज पर अधिकार करके उसे प्रतिहार साम्राज्य की राजधानी बनाया। प्रश्न 29 देखिएगा, कौन प्रतिहार शासक नहीं था? प्रतिहार शासक कौन नहीं था ये बताना है। तो ये आपका मिहिर भोज था, नागभट्ट भी था,
राजा सिम्बा नहीं था। प्रतिहार शासक कौन नहीं था? राजा सिम्बा। नागभट्ट दूती, ये सब दिया हुआ है क्रम। प्रश्न 30 देखिएगा, ग्वालियर प्रशस्ति में किस सम्राट के विषय में ऐतिहासिक जानकारी प्राप्त होती है? तो मिहिर भोज की जो अभिलेख है ग्वालियर प्रशस्ति है, इसमें जानकारी मिलती है। पीजीटी परीक्षा 2004 में पूछा गया प्रश्न ये। ग्वालियर अभिलेख जो एक प्रशस्ति के रूप में है, प्रतिहार शासक मिहिर भोज के विषय में ऐतिहासिक जानकारी प्राप्त होती है। यह प्रतिहार वंश के शासकों की राजनीतिक उपलब्धियों और उनकी वंशावलियों को ज्ञात करने का मुख्य साधन है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी देखिएगा, वत्सराज प्रतिहार वंश का सर्वाधिक योग्य शासक था। यह देवराज का पुत्र था। नागभट्ट प्रथम गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक था। रामभद्र प्रतिहार वंश का अत्यंत दुर्बल शासक था। इसने मात्र 3 वर्ष तक ही राज किया। प्रश्न 31 देखिएगा, मिहिर भोज का ग्वालियर अभिलेख प्रतिहारों की उत्पत्ति का संकेत करता है लक्ष्मण से। ऐसा माना जाता है कि यह लक्ष्मण के ही वंशज थे प्रतिहार। विभिन्न राजपूत वंशों की उत्पत्ति के समान गुर्जर प्रतिहार वंश की उत्पत्ति भी विवादग्रस्त है। गुर्जर प्रतिहारों ने 8वीं सदी से लेकर 11वीं सदी तक शासन किया। मिहिर भोज के ग्वालियर अभिलेख में इस वंश के शासक राम के भाई लक्ष्मण, जो उनके प्रतिहार का वंशज होने का दावा करते थे। प्रश्न 32 देखिएगा, गुर्जर प्रतिहार नरेश राज्यपाल की हत्या के लिए जो चंदेल राजा जिम्मेदार था, तो वह था विद्याधर। पीजीटी परीक्षा 2013 में पूछा गया प्रश्न ये। राज्यपाल जो विजयपाल का पुत्र था, 1018 ईस्वी में कन्नौज पर शासन किया करता था। मोहम्मद गनवी की सम्मुख आत्मसमर्पण कर दिया और कन्नौज पर मुसलमानों का अधिकार हो गया। राज्यपाल भाग गया और महमूद ने कन्नौज को खूब लूटा। राज्यपाल की इस कायरता से तत्कालीन भारतीय शासक अत्यंत कुपित हो गए और चंदेल नरेश विद्याधर ने इसकी हत्या कर दी थी, राजाओं का संघ बनाकर। तो एक मंच संघ तैयार किया, उसे दंडित करने का निश्चय किया। और दबकुंड लेख से पता चलता है कि विद्याधर के सामंत कछवाहा वंशी अर्जुन ने राज्यपाल पर आक्रमण करके उसकी हत्या कर दी। इस लेख से पता चलता है। प्रश्न 33 देखिएगा, रामायण मंजरी के लेखक कौन है? रामायण मंजरी के लेखक कौन है? क्षेमेंद्र है। जीआईसी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। रामायण मंजरी और दशावतार चरित्र दोनों ही क्षेमेंद्र की पुस्तक है। प्रश्न 34 देखिएगा, परमार वंश का शक्तिशाली शासक कौन था? परमार वंश का जो शक्तिशाली शासक था वह था भोज। पीजीटी परीक्षा 2004 में पूछा गया प्रश्न है। भोज परमार वंश का शक्तिशाली शासक था। इसके समय में राजनैतिक एवं सांस्कृतिक दोनों दृष्टियों से परमार राज्य की अभूतपूर्व उन्नति हुई। उदयपुर लेख से उसकी प्रशंसा करते हुए कहा गया है कि पृथ्वी की तुलना करने वाले भोज ने कैलाश से मलय पर्वत तक और उदयाचल से अस्ताचल तक इस समस्त पृथ्वी पर शासन किया है। उसने अपने धनुष बाण से पृथ्वी के समस्त राजाओं को उखाड़कर उन्हें विभिन्न दिशाओं में बिखेर दिया है और पृथ्वी का परम प्रतिदाता बन गया है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी देखिएगा, परमार वंश की स्थापना 10वीं सदी के प्रथम चरण में उपेंद्र और कृष्णराज नामक व्यक्ति ने की थी। परमार वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक कौन था? सियक या श्रीहर्ष था। परमार शक्ति का उत्कृष्ट मुंज के समय में हुआ था। मुंज कला और साहित्य का महासंरक्षक था। इसने अनेक कृत्रिम झीलों और मुंज सागर का निर्माण कराया था मुंज। इसके दरबार में पद्मगुप्त, धनंजय, धनिक और हलायुध आदि रहते थे, विद्वान थे सभी लोग। प्रश्न 35 देखिएगा, वह शासक जिसने साहित्य और कला के क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान दिया था वह कौन था? परमार भोज, राजा भोज। पीजीटी परीक्षा 2013 में पूछा गया प्रश्न है ये। सिंधु राज के पश्चात उसका पुत्र भोज परमार वंश का शासक हुआ। भारतीय इतिहास में उसकी ख्याति उसकी विद्या और कला के उदार संरक्षक के रूप में अधिक है। वह स्वयं विद्वान था। उसकी उपाधि कविराज भी थी। देखिए, कविराज समुद्रगुप्त को भी कहा जाता था और भोज को भी कहा जाता था। इसने ज्योतिष, काव्यशास्त्र, वास्तु आदि विषयों पर महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना की थी। धारा के सरस्वती मंदिर में एक प्रसिद्ध संस्कृत विद्यालय की स्थापना भी इसने किया था। इसकी राजधानी धारा विद्या और विद्वानों का प्रमुख केंद्र थी। आईने अकबरी के अनुसार उसकी राजसभा में 500 विद्वान निवास करते थे। भोज की रचनाओं में सरस्वती कंठाभरण, श्रृंगार प्रकाश, प्राकृत व्याकरण, कुर्म शतक, श्रृंगार मंजरी, भोज चंपू, युक्ति कल्पतरु और सम्रांगण सूत्रधार आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय है। मतलब इन सभी रचनाएं जो थी वह भोज की थी। युक्त कल्पतरु एवं सम्रांगण सूत्रधार वास्तुशास्त्र का एक प्रमुख ग्रंथ है। प्रश्न 26 देखिएगा, निरालंबा सरस्वती, मतलब सरस्वती अब निराश्रय हो गई। एक कवि किसकी मृत्यु पर कहा गया है? तो भोज परमार की मृत्यु पर कहा गया है। जीआईसी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है ये। राजा भोज परमार वंश का शासक था। परमारों का पहले शासन केंद्र जो था उज्जैन था। तत्पश्चात राजधानी धारा स्थानांतरित कर दी गई। राजा भोज की मृत्यु के पश्चात विद्वानों ने धारा नगरी के बारे में कहा कि अद्धारा, निराधारा, निरालंबा सरस्वती, पंडिता खंडिता सर्वे भोज राजे दिवंगते। मतलब राजा भोज की द्वारा वैज्ञानिक उपकरणों पर लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तक थी और सम्रांगण सूत्र। मतलब इसमें यह कहा गया है कि राजा भोज की मृत्यु के बाद सरस्वती जो है निराश्रित हो गई, ऐसा कहा गया है। प्रश्न 37 देखिएगा, पृथ्वीराज चौहान किस तुर्की आक्रमणकारी से तराइन के द्वितीय युद्ध में हार गए थे? तो
किससे हारे गए थे? मोहम्मद गौरी से। 2004 में पूछा गया प्रश्न है ये। अजमेर का शासक पृथ्वीराज तृतीय ही पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध था। इसे ही राय पिथौरा भी कहते थे, ये ध्यान रखिएगा। 1191 तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी पराजित हुआ था। 1192 में उसने पराजित कर दिया। प्रश्न 38 देखिएगा, पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को किस युद्ध में पहली बार पराजित किया था? तो तराइन के प्रथम युद्ध में। तराइन के प्रथम युद्ध में पराजित किया था। 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को पराजित किया। पृथ्वीराज के सामंत गोविंद राज ने तराइन के प्रथम युद्ध में गौरी को बुरी तरह से घायल कर दिया और पृथ्वीराज ने घोर अदृश्यता का परिचय देते हुए भागती हुई मुसलमानी सेना का पीछा नहीं किया। यही अवसर मिल गया उसे द्वितीय आगमन करने का तराइन के द्वितीय युद्ध में, और अंततः पृथ्वीराज चौहान की हार हो जाती है। प्रश्न 39 देखिएगा, पृथ्वीराज तृतीय से जयचंद की पुत्री संयुक्ता के विवाह का उल्लेख किस ग्रंथ में है? तो पृथ्वीराज रासो में है। पृथ्वीराज रासो में। पीजीटी परीक्षा 2013 में पूछा गया प्रश्न है। पृथ्वीराज रासो से पता चलता है कि जयचंद ने राजसूय यज्ञ और अपनी रूपवती कन्या संयुक्ता का विवाह करने के लिए स्वयंवर का आयोजन किया। इस अवसर पर पृथ्वीराज को नीचा दिखाने के लिए उसने आमंत्रित नहीं किया। पृथ्वीराज अपने कुछ चुने हुए सहायकों के साथ छद्म रूप में कन्नौज जा पहुंचा और संयुक्ता का बलपूर्वक भरी सभा में उठा ले गया। इसने दोनों के पहले से ही संबंध बिगड़े और भी कटुता आ गई। अनेक विद्वान पृथ्वीराज संयुक्ता कथा को ऐतिहासिक नहीं मानते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि यह ऐतिहासिक नहीं है। प्रश्न 40 देखिएगा, पृथ्वीराज चौहान की राजधानी थी? तो यह आपकी अजमेर थी। पीजीटी परीक्षा 2011 में पूछा गया प्रश्न है ये। पृथ्वीराज चौहान की राजधानी अजमेर थी। पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु के बाद मोहम्मद गौरी ने अजमेर का शासन पृथ्वीराज चौहान के पुत्र को सौंप दिया। पृथ्वीराज चौहान की राजसभा में लब्ध प्रतिष्ठित विद्वान निवास करते थे। जयानक भट्ट, विद्यापति गौड़, पृथ्वी भट्ट, वागीश्वर, जनार्दन, विश्वरूप आदि उल्लेखनीय है। ये सभी विद्वान थे पृथ्वीराज चौहान के। चंद्रप्रताप इसका राजकवि था। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड ने प्रारंभिक उत्तर को विकल्प भी माना है, लेकिन संशोधन में ये माना है, मतलब बाद में सुधार कर लिया है। पहले माना था कि ये है। बताइए। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम का बिल्कुल ज्वाइन करिएगा। और इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। घटनाचक्र टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। सभी प्लेलिस्ट में जितनी वीडियो हैं सबको फॉलो करिए टीजीटी पीजीटी के लिए। धन्यवाद आप लोग को। नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। घटनाचक्र टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री की सीरीज चल रही है और यह 58वां भाग है दोस्तों, 58वीं सीरीज है। अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। घटनाचक्र टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। आइए सीधे प्रश्नों पे आते हैं। प्रश्न संख्या 41 देखिएगा। देखिए, एक बात और करनी है आप लोगों से कि 5500 वन लाइनर क्वेश्चन का रामबाण पीडीएफ है टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री के लिए, डाउनलोड कर लीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। 6000 क्वेश्चन का रामबाण पीडीएफ है टीजीटी पीजीटी ज्योग्राफी के लिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट का किसी भी मीडियम में किसी भी तैयारी के लिए अगर आपको हैंड रिटेन नोट्स के, कंप्यूटराइज नोट्स के पीडीएफ चाहिए तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जो भी मटेरियल है दोस्तों चार्जेबल है, तो जो लोग सीरियस होंगे बस वही लोग संपर्क करेंगे और जो भी मटेरियल मिलेगा आपको बेहतरीन मिलेगा। तो आइए सीधे शुरुआत करते हैं। प्रश्न संख्या 41 देखिएगा, तुरुष्कदंड नामक कर किस राजवंश के अभिलेखों में उल्लेखित है? तो किस राजवंश के अभिलेखों में तुरुष्कदंड नामक अभिलेख है? तो गढ़वाल अभिलेख में। विकल्प सी जो है सही आपका। पीजीटी परीक्षा 2013 में पूछा गया प्रश्न है। गढ़वाल और कलचुरी लेखों में विभिन्न करों को एक लंबी सूची मिलती है जिनमें कुछ का अर्थ अस्पष्ट होता है। इन्हीं में से एक तुरुष्कदंड नामक कर था जो मुस्लिम जनता से लिया जाता था। फुटकर सामानों को बेचने वाले जो व्यापारी थे उनसे प्रवड़ी कर लिया जाता था। प्रश्न 42 देखिएगा, किस राजवंश के शासकों के लेखों में तुरुष्कदंड नामक शब्दावली का उल्लेख मिलता है? तो गढ़वाल लेख में मिलता है तुरुष्कदंड नामक शब्दावली का उल्लेख। जीआईसी पीजीटी 2009 में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न 43 देखिएगा, गोविंद चंद गढ़वाल की रानी कुमार देवी ने धर्मचक्र जिन विहार कहाँ बनवाया था? तो सारनाथ में बनवाया था। पीजीटी परीक्षा 2013 में पूछा गया प्रश्न ये। गोविंद चंद गढ़वाल रानी की कुमार देवी बौद्ध मतानुयायी थीं और इन्होंने सारनाथ में धर्मचक्र जिन विहार बनवाया है। प्रश्न 44, निम्नलिखित में से कौन धर्मशास्त्रकार गढ़वाल राजा गोविंद चंद्र का मंत्री था? तो लक्ष्मीधर। इसने कृत्य कल्पतरु नामक ग्रंथ भी लिखा था। जीआईसी परीक्षा 2012 में पूछा गया प्रश्न ये। गोविंद चंद्र गढ़वाल वंश का सर्वाधिक योग्य और शक्तिशाली शासक था। इसने कन्नौज के प्राचीन गौरव को पुनः स्थापित करने का प्रयास किया। गोविंद चंद्र को उसके लेखों में विविध विचार वाचस्पति कहा गया है, जो इस बात का सूचक है कि वह स्वयं बहुत बड़ा विद्वान था। उसका मंत्री लक्ष्मीधर भी शास्त्रों का प्रकांड विद्वान था। इसने कृत्य कल्पतरु नामक ग्रंथ भी लिखा था। प्रश्न 45 देखिएगा, निम्नलिखित में से किसे एक नया संवत चलाने का श्रेय जाता है? तो धर्मपाल देवपाल किसने एक नया संवत चलाया था, ये बताना है आपको। तो लक्ष्मण सेन ने एक नया संवत चलाया था, सेन संवत। पीजीटी परीक्षा 2013 में पूछा गया प्रश्न है। लक्ष्मण सेन सेन वंश का शासक था। इसने 28 वर्षों तक शासन किया। लक्ष्मण सेन द्वारा एक नया संवत चलाया गया था, लक्ष्मण संवत।
प्रश्न 46 देखिएगा, उत्तर रामचरित के लेखक कौन है? उत्तर रामचरित के जो लेखक हैं भवभूति हैं, विकल्प बी। पीजीटी परीक्षा 2010 में पूछा गया प्रश्न है। भवभूति संस्कृत के महान कवि और सर्वश्रेष्ठ नाटककार थे। इनके नाटक कालिदास के नाटकों के समतुल्य माने जाते हैं। कल्हड़ कृत्य राजतरंगड़ी से ज्ञात होता है कि कन्नौज नरेश अशोक वर्मा के दरबार में निवास करते थे। इनका समय 8वीं सदी से पूर्वार्ध सिद्ध होता है। उत्तर रामचरित संस्कृत साहित्य में करुण रस की मार्मिक अभिव्यंजना में सर्वोत्कृष्ट है। इसके 7 अंकों में राम के उत्तर जीवन का चित्रण किया गया है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी देखिएगा, बिल्हड़ ने विक्रमांक देव चरित्र की रचना की है। कुमारपाल चरित्र के रचनाकार कौन है? तो कुमारपाल चरित्र के रचनाकार हैं हेमचंद्र। प्रश्न 47 देखिएगा, उत्तर रामचरित के रचनाकार कौन है? तो भवभूति हैं। टीजीटी परीक्षा 2001 में पूछा गया प्रश्न है ये। प्रश्न 48 देखिएगा, कृत्य कल्पतरु नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? तो कृत्य कल्पतरु नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? तो लक्ष्मीधर हैं। पीजीटी परीक्षा 2013 में पूछा गया प्रश्न है। गोविंद चंद का मंत्री लक्ष्मीधर शास्त्रों का प्रकांड विद्वान था। इसने कृत्य कल्पतरु नामक ग्रंथ लिखा था। इसने 14 अध्याय हैं, प्रत्येक को कल्पतरु कहा गया है। इसका राजधर्म कल्पतरु और व्यवहारिक कल्पतरु क्रमशः राजनीति एवं विधि से संबंधित हैं। लक्ष्मीधर को मंत्र महिमा का आश्चर्य भी कहा गया है। तो ये सब बातें लक्ष्मीधर के बारे में कही गई हैं। प्रश्न 49 देखिएगा, गोविंद चंद गढ़वाल के मंत्री लक्ष्मीधर ने किस ग्रंथ की रचना की है? तो कृत्य कल्पतरु नामक ग्रंथ की रचना की है। जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2015 में पूछा गया प्रश्न है ये। प्रश्न 50 देखिएगा, धर्मशास्त्र लेखों में किसे सती प्रथा आत्महत्या कहकर अस्वीकार कर दिया है? किसने धर्मशास्त्र लेखकों में सती प्रथा को आत्महत्या कहकर किसने अस्वीकार कर दिया है? तो मेघातिथि ने कहा है कि जो सती प्रथा है यह अस्वीकृत होनी चाहिए और यह आत्महत्या है। टीजीटी परीक्षा 1999 में पूछा गया प्रश्न है ये। मध्यकालीन टीकाकार मेघातिथि ने सती प्रथा का प्रबल विरोध किया है, इसलिए आत्महत्या व स्त्रियों के लिए पूर्णतः निषिद्ध बताया है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी देखिएगा, विष्णु स्मृति गद्य में लिखी गई है और गुप्तकालीन मानी जाती है। इस स्मृति में मुद्राओं का विवेचन विस्तार से किया गया है। नारद स्मृति में सबसे अधिक 15 प्रकार के दासों का उल्लेख है। 15 प्रकार के दासों का उल्लेख किसमें है? तो नारद स्मृति में है 15 प्रकार के दासों का उल्लेख। मनु स्मृति में 7 प्रकार के दासों का उल्लेख है। देखिए, मनु स्मृति में 7 प्रकार के और नारद स्मृति में 15 प्रकार के दासों का उल्लेख है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करिएगा। और यह आपका पूर्व मध्यकालीन उत्तर भारत से संबंधित प्रश्न थे और जो आपके 50 प्रश्नों में ख़त्म हो गए और यह 10 प्रश्न ही बाकी रह गए थे, इसलिए सीरीज आपको बनानी पड़ी। इसका मास्टर वीडियो आपको मिल जाएगा। देखिए, घटना चक्र टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री मास्टर वीडियो के नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें टॉपिक टू टॉपिक सारे वीडियो मिल जाएंगे। तो आप लोग मास्टर वीडियो भी फॉलो कर सकते हैं, यह आपका लंबा वीडियो रहेगा। और अगर आप 10-15 क्वेश्चन के नाम से सीरीज या टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री घटना चक्र के नाम से प्लेलिस्ट है, तो उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। आप ही जैसी इच्छा कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद आप लोग।